हेलो नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज की क्लास में अपन देखेंगे लाइट के बारे में और उसके बाद में देखेंगे जो उसके दो फिनोमिनाज एसोसिएटेड हैं जो कि हैं अपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। आए शुरू करते हैं अपनी क्लास और पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले जो वर्ड आता है वो आता है बेटा कौन, लाइट। अगर हम बात करें लाइट क्या है, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इनविजिबल एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट। क्या मतलब है इसका, समझते हैं। लेट अस सपोज मैं एक डार्क रूम में होता और वहां पर मैं ये कोई एक डॉट ड्रॉ करता और मैं आपसे पूछता क्या ये डॉट आपको विजिबल है, तो आप कहते नहीं सर। अगर आप बाहर से कोई ऐसी जादुई शक्ति के कारण इस डॉट को देख पाए तो वो जादुई शक्ति जिसके कारण आप देख पाए उसी को अपन क्या बोलते हैं, लाइट, विच मींस सेंसेशन ऑफ साइट। सेंसेशन ऑफ साइट इज नोन एज व्हाट बेटा, इज नोन एज लाइट। सर आपने कहा वो जादुई शक्ति जिसके कारण हम इस डॉट को देख पाए वही अपनी कौन है, लाइट। देख पा रहे हैं इसलिए अपन ने कहा सेंसेशन ऑफ साइट। सिंस ये अपनी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है इसलिए मैंने यहां पर लिखा लाइट इज अ इनविजिबल एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट। जब भी हम लाइट की बात करते हैं तो इस लाइट की हेल्प से ही जो भी अपने ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ रेनबो है या कह लीजिए जो भी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है या जो भी फिनोमिनाज जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे विच आर एसोसिएटेड विद मिरर्स एंड लेंसेज, वो सभी चीज हम देख पा रहे हैं किसकी मदद से, लाइट की मदद से। तो जो लाइट है वो बहुत ही अच्छी चीज है जिसके कारण हम कोई चीज को देख पाते हैं। लेट अस सपोज अपन ने कोई ये लाइट इमिटिंग सोर्स लिया, लेट अस से मैंने यहां पर जो है कोई सन लिया। जब भी हम कोई भी लाइट इमिटिंग सोर्स की बात करते हैं तो वो जो अपनी लाइट है वो इमिट कर रहा होता है इन द फॉर्म्स ऑफ पार्टिकल, जिसके कारण ये जो लाइट है वो अपने डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर शो करती है। एक अपना होता है पार्टिकल नेचर और जो दूसरा है वो अपना होता है बेटा कौन, वेव नेचर। हम क्लास 10th के इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले हैं किस नेचर ऑफ लाइट को, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। जब भी हम पार्टिकल नेचर की बात करते हैं तो इस समय जो भी लाइट इमिटिंग सोर्स होगा उससे लाइट जो है वो हमेशा निकल रही होगी किस पाथ में, स्ट्रेट पाथ के अंदर। तो ये छोटी सी चीज जो आपको याद होनी चाहिए। क्या, जब भी हम लाइट की बात करते हैं तो जो लाइट है वो हमारा डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर शो करता है, विच मींस ये हमारा पार्टिकल नेचर भी शो करेगा वहीं वेव नेचर भी शो करेगा। हम इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले हैं इसके पार्टिकल नेचर को। तो जब भी लाइट कोई सोर्स से इमिट होगी तो उसका जो पाथ है वो अलोंग दी स्ट्रेट लाइन होगा और इसी की हम क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो आए आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले रे ऑफ लाइट क्या होती है, तो अभी अभी अपन ने समझा सर, लेट अस सपोज हमने कोई यहां पर लाइट इमिटिंग सोर्स लिया, लेट अस से वो कोई जो लाइट इमिटिंग सोर्स है वो अपना है कोई सन। तो जब भी हम सन से रे ऑफ लाइट को ऑब्जर्व करें तो जब वो आ रही होगी तो वो एक स्ट्रेट पाथ में आ रही होगी। तो यहां से अ रे ऑफ लाइट इज अ पाथ फॉलोड बाय अ लाइट एनर्जी इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, जो कि कैसा होगा, अ रे ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन। जब भी रे ऑफ लाइट की बात करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन से जो है रिप्रेजेंट करी जाती है, जिसमें अगर मैं इस एरो की बात करूं तो ये जो एरो है वो मेरा रिप्रेजेंट करती है प्रोपोगेशन ऑफ लाइट की, लाइट को, या कहें किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये एरो इधर की तरफ लग रहा है विच मींस ये जो लाइट है सन से इमिट हो रही है और नीचे की ओर जा रही है। ऐसे ही अगर लाइट इमिटिंग सोर्स मेरा नीचे की तरफ होता और ये लाइट को इमिट कर रहा होता कुछ इस तरीके से, तो जो एरो है वो मैं ऊपर की तरफ बनाता, क्योंकि जो एरो है वो मुझे हमेशा क्या बताएगी, ये हमेशा डायरेक्शन ऑफ लाइट बताएगी। याद रखिएगा बच्चों, जब भी इस चैप्टर में हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे या जो भी रे डायग्राम्स पढ़ेंगे तो उसमें इस एरो का जो है वो एक वाइटल रोल है।
अगर आप एरो को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में जो आपका रे डायग्राम है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा, जिसके लिए एग्जामिनर आपके नंबर भी काट सकता है। तो मेक श्योर दिस एरो शुड बी प्रॉपरली इंडिकेटेड बिकॉज इट शोज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट बेटा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। आगे बढ़ते हैं और इस चीज को समझते हैं। अगर कोई एक लाइट इमिटिंग सोर्स है, उससे लाइट निकली तो उसको अपन कह रहे हैं रे ऑफ लाइट। अगर एक से ज्यादा रे ऑफ लाइट उससे आ रही है तो उसको अपन कह दे रहे होते हैं बेटा बीम ऑफ लाइट। क्या होती है बीम ऑफ लाइट? रे ऑफ 2 और मोर देन 2 रे ऑफ लाइट आर नोन एज व्हाट बेटा, बीम ऑफ लाइट, या आप कहीं कहीं इसको बंडल ऑफ लाइट के नाम से भी जानेंगे। तो बंडल ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट एक ही बात है, जो कि कौन हुआ? अ ग्रुप ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट emitted by source of light is called beam of light, which means अगर मैं एक सिंगल रे को दिखाऊं तो उसे अपन रे ऑफ लाइट कहते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा रे ऑफ लाइट आ जाए तो उसे अपन कह दे रहे होते हैं बच्चों कौन? बीम ऑफ लाइट। तो मेक श्योर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रे ऑफ लाइट एंड बीम ऑफ लाइट। आई होप ये दो छोटी सी जो टर्म्स हैं वो आपको क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चीज को फिर बढ़ाते हैं। सर हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कि लाइट सोर्सेस क्या होते हैं। बेटा लाइट सोर्स इज अ सोर्स दैट इमिट्स लाइट इन ऑल डायरेक्शन। सर लाइट सोर्सेस हमारे वो सोर्सेस होते हैं जो अपनी लाइट को हर डायरेक्शन में इमिट करें। जैसे अगर मैं सन की बात करूं तो जो सन है वो अपनी लाइट को हर डायरेक्शन में इमिट कर रहा होगा। ऐसे सोर्सेज जो अपनी लाइट को इमिट करें और ना सिर्फ इमिट करें, हर डायरेक्शन में इमिट करें, तो उनको अपन कह दे रहे होते हैं सोर्सेज ऑफ लाइट। अब जब भी हम सोर्सेज ऑफ लाइट की बात करते हैं तो लाइट के बेसिकली दो सोर्सेज होते हैं। एक अपना होता है ल्यूमिनस सोर्सेज और जो दूसरा है वो होता है नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज। सबसे पहले बात आती है ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होते हैं। वो ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट को इमिट करे, जैसे कि सन वो अपनी खुद की लाइट को इमिट करता है, तो वो कौन है? ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। ना सिर्फ सन, अगर मैं एग्जांपल लूं स्टार का, तो जो स्टार है वो भी अपनी खुद की लाइट इमिट करता है, तो वो भी कौन है बेटा? वो भी अपना ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट है। यही नहीं, अगर आप एक मोमबत्ती लें, एक कैंडल लें और उसको आग लगाएं, तो वो जो मोमबत्ती है वो भी अपनी लाइट को इमिट करेगी और खुद की लाइट को इमिट कर रही है, तो उसको भी अपन क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस सोर्सेज। अब जो ये ल्यूमिनस सोर्सेज हैं वो अपने दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है अपना नेचुरल ल्यूमिनस सोर्सेज, जैसे कि आपने एग्जांपल देखा सन और स्टार का। जो सन और स्टार हैं वो अपने नेचुरल ल्यूमिनस सोर्सेज के एग्जांपल हैं। वहीं अगर मैं कैंडल लूं या मैं लालटेन लूं या और भी मैं एग्जांपल्स देखूं, तो वो जो है वो मेरे आर्टिफिशियल ल्यूमिनस सोर्स के एग्जांपल हैं। आर्टिफिशियल क्यों? क्योंकि इन सोर्सेज को हम ह्यूमंस ने बनाया, तो जो ह्यूमंस सोर्स बना रहे हैं जिससे अपनी खुद की लाइट इमिट हो, तो उन्हें हम कहते हैं बेटा कौन? आर्टिफिशियल ल्यूमिनस सोर्सेज। आई होप वर्ड ल्यूमिनस सोर्सेज आप क्लियर कर पाए हो। सर ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट वो सोर्सेज ऑफ लाइट होती है जो अपनी खुद की लाइट को इमिट करे, जो कि कितने टाइप्स के हैं? दो टाइप्स के, एक आर्टिफिशियल और दूसरा जो है वो अपना कौन सा हुआ? नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज जैसे कि सन हुआ, स्टार हुआ, या जो हमने ह्यूमंस ने जो आर्टिफिशियल जो सोर्सेज बनाए हैं ल्यूमिनस, वो हमारे होते हैं आर्टिफिशियल सोर्सेज, जैसे कि कैंडल्स और लालटेन्स। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड पार्ट को। जो दूसरा पार्ट है वो अपना है नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज। बेटा नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज क्या होते हैं? लेट अस सपोज ये मैंने यहां मार्कर लिया, सन से कोई जो लाइट है वो आई और इस पर गिरी। जब इस पर लाइट आकर गिरी तो इसने इस लाइट को इमिट किया और ये विजिबल हो पाया। तो ये कौन से सोर्सेज हुए? ये अपने हुए नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज। क्या होते हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज? ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट इमिट द लाइट ऑफ देयर ओन। जैसे इस मार्कर पे जो लाइट है वो इसकी खुद की नहीं मिली, बाहर से सन की जो लाइट है वो इस पर गिरी और इसके कारण ये विजिबल हो पाया। तो ये जो मेरा हुआ वो कैसा सोर्स हुआ? नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, विच मींस ऑब्जेक्ट्स दैट डू नॉट इमिट of their own but become visible only when light from
ल्यूमिनस सोर्सेज फॉल अपॉन देम। जैसे कि बेसिक एग्जांपल हुए अपने कौन, आप बार बार देखते आते हैं मून और प्लैनेट्स, वो अपनी खुद की लाइट को इमिट नहीं करते, तो वो अपने कौन से लाइट के सोर्सेज हुए, वो हुए नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट। तो मेक श्योर सर, सोर्सेज ऑफ लाइट वो सोर्सेज होंगे जो अपनी लाइट को इमिट करते हैं। सर ये भी अपने दो टाइप्स के हुए, नंबर 1 ल्यूमिनस, नंबर 2 नॉन ल्यूमिनस। ऐसे सोर्सेज ऑफ लाइट जो अपनी खुद की लाइट को इमिट करें और विजिबल हो, तो उन्हें अपन कहते हैं ल्यूमिनस सोर्सेज। जैसे कि हमारे सन हुआ, स्टार हुआ, कैंडल हुआ। अब जो कैंडल है वो हम लोगों ने बनाया, ह्यूमंस ने बनाया, इसलिए वो किसका एग्जाम्पल हुआ, आर्टिफिशियल ल्यूमिनस सोर्स का एग्जाम्पल हुआ। वहीं अगर अपन बात करें सन और स्टार का, तो वो किसका एग्जाम्पल हुआ, नेचुरल ल्यूमिनस सोर्स का एग्जाम्पल हुआ। वहीं अगर कोई भी सोर्सेस पर ल्यूमिनस सोर्सेस की लाइट गिरे और फिर वो विजिबल हो पाए, तो उनको अपन कहते हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल मून, प्लैनेट्स, वुड, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई होप क्या होते हैं अपने ल्यूमिनस सोर्सेज और नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज आपको समझ आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज या कहें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। जब भी लाइट एक लाइट इमिटिंग सोर्स से निकलेगी, तो उसका जो पाथ है वो हमेशा कैसा होगा, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग होगा। यही नहीं, जो भी हमारी लाइट होती है उनका जो नेचर है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विच मींस लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। अब जब भी लाइट एक लाइट इमिटिंग सोर्स से निकल रही होगी, तो उस लाइट की स्पीड वैक्यूम के अंदर कितनी होगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है c से, विच इज इक्विवेलेंट टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आपको पता होनी चाहिए। अगली दो प्रॉपर्टीज जो कि बहुत खास है और इस चीज को समझते हैं। लेट अस सपोज यहां पर जो है वो मैंने दो मीडियम लिए। लेट अस से ऊपर की ओर जो है वो अपना कोई है एयर, हमने माना ये जो है वो कोई है अपना मीडियम 1, और जो ये लाइट है वो मीडियम 1 से लेटस से जा रही है कोई मीडियम 2 के अंदर। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाएगी, तो उस लाइट की वेलोसिटी और जो वेवलेंथ है वो हमेशा क्या हो जा रही होगी बेटा, वो हमेशा चेंज हो जा रही होगी। विच मींस जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल होगी, तो उसकी वेलोसिटी और जो वेवलेंथ है वो हमेशा चेंज हो जाती है। क्या चीज नहीं बदलती बेटा, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कभी भी चेंज नहीं होती है, विच मीन्स इट विल नॉट चेंज। और यही थी हमारी अगली दो प्रॉपर्टीज। क्या है समझे, the velocity and wavelength of light changes when it travels from one medium to another, which means अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो उस लाइट की वेलोसिटी और जो वेवलेंथ है वो बदल जाएगी, मगर जो नहीं बदलेगी वो कौन है, वो है उसकी फ्रीक्वेंसी। बहुत ही खास प्रॉपर्टीज है जो कि आपको दोनों आनी चाहिए, क्योंकि अक्सर ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस जो है वो यहां से पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं बेटा कौन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस चीज को समझे। लेट अस सपोज मैंने जो है यहां पर एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस जो है वो ली है, और इस सरफेस को नीचे से मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इसको पॉलिश किया हुआ है। जो सरफेस ऊपर वाली है वो मेरी कौन है, वो मेरी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो जब भी आप लाइट इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे डालेंगे, लेट अस से हमने यहां पर कोई एक लाइट इमिटिंग सोर्स लिया, ये लाइट इमिटिंग सोर्स अपनी लाइट को इमिट कर रहा होगा। जब भी अपनी लाइट को इमिट करेगा तो वो सीधी ही जाएगी। कब तक, जब तक उसके पाथ में कोई ऑब्स्टेकल ना आ जाए। जैसे ही लाइट स्ट्रेट आई और अगर ऑब्स्टेकल पे आके गिरी, जिसको हम एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस लेकर चल रहे हैं, तो उससे टकराने के बाद में वो वापस आ जा रही होगी। विच मींस लाइट का यूं आना, टकराकर वापस चले जाना, इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Which means the bouncing back of light into the same medium is known as reflection of light. बेटा जो लाइट सोर्स से आ रही है
उस रे ऑफ लाइट को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट इस सरफेस पे गिरने के बाद में वापस आ गई उसे अपन कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। अगर आप उस सरफेस से कोई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे तो उस परपेंडिकुलर को अपन कहते हैं नॉर्मल। व्हाट इज नॉर्मल? इट इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन विद द सरफेस। एक बात याद रखिएगा, जब भी सारे एंगल्स आपको मेजर करने हो तो वो आप मेजर करते हैं नॉर्मल से। बच्चों, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आकर गिर रही है, या आप कहें जिस पॉइंट से रिफ्लेक्टेड रे जा रही है, उसको अपन कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आई होप ये बेसिक जो टर्म्स है वो आपको क्लियर हुई होगी और इसकी डेफिनेशन भी आपके समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं और यहां पर जो है उनकी टर्मिनोलॉजीज को असेस करते हैं। सर, पहली जो टर्मिनोलॉजी है वो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या था पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? सर, अगर हम कोई एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस लें और इस पर किसी रे को इंसिडेंट करवाएं तो जिस पॉइंट पर आकर इंसिडेंट रे गिर रही है उसी पॉइंट को अपन क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जो कि क्या लिखा हुआ है? द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस at which ray of light strikes at the reflecting surface is known as what beta? Is known as point of incidence। यही नहीं, आप ये भी कह सकते थे जिस पॉइंट से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हुई वापस उसको भी अपन क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दूसरी चीज या दूसरी टर्म अगर आप ऑब्जर्व करें तो वो है अपनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सर, वो सरफेस जिससे भिड़ने के बाद में लाइट हमारी वापस गई उसी को अपन कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, विच मींस द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द सरफेस फ्रॉम विच लाइट इज रिफ्लेक्टेड, जैसा कि आप यहां पर डायग्राम में देख पा रहे हैं। आगे समझते हैं। सर, आपने ये जो पॉइंट है अभी बहुत खास कर बताया था, जो कि था अपना कौन? नॉर्मल। क्या होता है नॉर्मल? सर, अगर रिफ्लेक्टर के हम कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लें तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल। और सारे के सारे जो एंगल्स हैं, मैंने नोट में लिखा है, वो कहां से मेजर करे जाएंगे? वो मेजर करे जाएंगे नॉर्मल से। हमेशा याद रखिएगा, ऑल दी एंगल्स विल बी मेजर्ड फ्रॉम नॉर्मल। आगे बढ़ते हैं और कुछ और टर्मिनोलॉजीज को देखते हैं। सर, अगली जो दो टर्मिनोलॉजी है वो है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। कौन था बच्चों ये? अगर मैं यहां पर कोई स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस लूं और इस पर कोई मैं जो लाइट है डालूं तो जो लाइट इस पर आके गिरी उसी को अपन क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। व्हाट इज इंसिडेंट रे? द लाइट रे which strikes on the reflecting surface at the point of incidence is known as what beta? Is known as incident ray। यही नहीं, हमने यहां रिफ्लेक्टेड रे को भी देखा। कौन होता है ये? द रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अभी मैंने कहा था, अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से टकराने के बाद में जो लाइट वापस जाए उसको अपन क्या कहते हैं? उसे अपन कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और अगर मैं यहां नॉर्मल ड्रॉ कर दूं तो आपको नोट में मैंने बताया था, जो कि अपनी दो टर्म्स, अगली दो टर्म्स को डिफाइन कर रहा है। वो कौन है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस? इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। अगर बच्चों आप यहां देखो तो यहां लिखा हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, विच मींस इंसिडेंट रे जो है वो एक फिक्स हुआ और दूसरा आपने नोट में फिक्स किया। क्या? सारे के सारे एंगल हम नॉर्मल से मेजर करेंगे, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो अपना हुआ एंगल आई, विच मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस। ऐसे ही अगर मैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को देखूं तो वो कौन हुआ? सर, यहां लिखा हुआ है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, विच मींस सर यहां बात हो रही होगी रिफ्लेक्टेड रे की। और दूसरा हमने नोट में याद किया, सारे एंगल हम नॉर्मल से मेजर करते हैं, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल हुआ वो अपना कौन हुआ? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप जो भी ये बेसिक टर्म्स थी आपके दिमाग में छपी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को बढ़ाते हैं। और जो अगला टॉपिक है वो अपना है बेटा कौन? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा, जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो वो हमेशा अपने दो लॉज को जो है ऑबे करेगा। क्या है वो दो लॉज? अभी देखा सर, अगर आप कोई एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस लें तो इंसिडेंट रे यहां पर आई और इस पॉइंट पर स्ट्राइक करी और स्ट्राइक करने के बाद में वापस चले गई। जो रे आई उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, जो रे टकराकर गई उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और मैं उससे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल। अब बात समझो,
सर पहला जो लॉ है वो कह रहा है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। क्या मतलब है बेटा, अगर मैं यहां पर इस बोर्ड को एक प्लेन मान लूं तो आप समझ रहे होंगे इसी प्लेन पे इंसिडेंट रे आकर गिरी है, इसी प्लेन से रिफ्लेक्टेड रे गई है और इसी प्लेन के परपेंडिकुलर जो है वो नॉर्मल बना है, नॉट इस प्लेन के बल्कि इस सरफेस के। तो ये जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है वो एक ही प्लेन पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। और यही है अपना कौन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हमेशा याद रखें जब कभी भी रिफ्लेक्शन होगा तो आपको पता है ये वाला एंगल आई होता है और ये वाला आर होता है, विच मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन। जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो हमेशा ये दोनों जो एंगल है विच मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमेशा बराबर होगा बेटा किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और यही मेरा कौन है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आई होप दोनों जो लॉज हैं वो आपको क्लियर हुए हों। लॉ नंबर 1, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइज ऑन सेम प्लेन। दूसरा लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट बेटा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो हमेशा ये दोनों एंगल्स जो हैं वो आपके इक्वल होंगे। आगे बढ़ते हैं और एक बहुत प्यारा सा जो नोट है वो मैंने आपके लिए बनाया। क्या है नोट, नोट कह रहा है अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द सरफेस नॉर्मली रिट्रेसेस द पाथ। इसका मतलब क्या है, लेट अस से अगर मैंने यहां पर जो है एक प्लेन स्मूथ सरफेस ली और इसके परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मल। अगर मैं आपसे कहूं एंगल आई जो है वो मेरा 0 है, विच मींस सर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो मेरा होता है एंगल किस किस के बीच का, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। तो अगर मुझे इंसिडेंट रे को लाना पड़े एंगल 0 बनाने के लिए तो मुझे इसको डालना पड़ेगा नॉर्मल से, क्योंकि इस समय जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो मेरा 0 होगा। अगर कभी भी लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो जो एंगल आई है वो मेरा एंगल आर के क्या होगा, इक्वल होगा, विच मींस एंगल आर की जो वैल्यू है वो भी मेरी 0 होगी। इसका मतलब जो लाइट है वो इससे टकराएगी और टकराने के बाद में 0 एंगल रखने के लिए वापस इसी रास्ते से जाएगी, विच मींस इंसिडेंट रे विल रिट्रेस इट्स पाथ। तो जब भी आपसे पूछ लिया जाए इंसिडेंट रे को किस जगह से डालें ताकि वो अपना पाथ रिट्रेस करे, तो वो कौन हुआ बेटा, नॉर्मल। बहुत ही खास नोट है जो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते और जो भी हमने टर्म्स वगैरह पढ़ी उसके बिहाफ पे बेसिक न्यूमेरिकल को जो है वो समझते हैं। क्या है न्यूमेरिकल, ये कह रहा है फाइंड आई इंटू आर प्लस एक्स इंटू वाई। अगर बच्चों ये डायग्राम रिफ्लेक्शन को दिखा रहा है, विच मींस अगर कभी भी रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल आई हमेशा क्या होगा, एंगल आर के जो है इक्वल होगा, जो कि हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में देखा। विच मींस अगर एंगल आई 55 है तो जो आर है वो भी कितना होगा, 55 डिग्री होगा। सर ये हमारी नॉर्मल है, विच मींस ये एंगल होता 90। अगर 90 में से 55 यूज हो गया तो y की जो वैल्यू है वो कितनी होती, 35। सिमिलरली इधर भी देखें तो ये 90 55 अगर यूज हो गया तो x की वैल्यू जो है वो भी कितनी हुई अपनी, 35 डिग्री, विच मींस I इंटू आर। सर I भी 55, R भी 55, विच मींस 55 का स्क्वायर प्लस x इंटू वाई। सर x भी 35, y भी 35, विच मींस 35 का स्क्वायर। तो इसके स्क्वायर को आप सॉल्व कर पा रहे होंगे, जिसके लिए आप बेसिक ट्रिक भी सोच सकते हैं। अगर कोई भी 5 एंडिंग टर्म का स्क्वायर पूछ ले तो उस 5 से पहले जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई करें अगले नंबर से। जैसे 5 के जो नेक्स्ट टर्म है वो होती है 6 और 6 इंटू 5 कितना होता है, 30 और 5 का जो स्क्वायर है वो आप लगा देते तो 55 का जो स्क्वायर है वो कौन होता, 30 25। फिर से समझो, अगर मैं 35 का स्क्वायर पूछता तो इस 5 से पहले जो नंबर है वो है 3, इसको मल्टीप्लाई करते अगले नंबर से जो कि है 4, तो वो कितना होता है 12 और 5 का स्क्वायर चिपका देते तो वो कितना होता 12 25। इस वैल्यू को मैं यहां पुट करूं तो 55 का स्क्वायर विच इज 30 25
प्लस 35 का स्क्वायर विच इज 1225। अगर आप इसे ऐड करते तो आप पाते वो कितना आ रहा है 4250 विच इज व्हाट बेटा, विच इज परफेक्ट सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। आई होप आपको आज के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ आए होंगे। बेटा जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े इसको एक बार फिर से दोहराएं ताकि आपका जो ये टॉपिक है वो बहुत अच्छा बन पाए और जब भी अपन आगे पढ़ें तो ये टर्म्स आपको याद रहे। फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए इस वीडियो को फिर से देखें और याद रखिएगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा।